Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to continue with the legal reasoning and the topic is constitutional law. So कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंट्री का, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर की लोग गवर्न होते हैं, पीपल आर टू बी गवर्न इजटली. सो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंट्री का, वो उसको हम फाउंडेशनल लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो इट इज़ द सुप्रीम इजटली. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का. एंड इट टॉक्स, उसमें काफ़ी आपका, जैसे आपको राइट्स के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स क्या है सिटीजन्स की, व्हाट आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है. देन सेंटर स्टेट रिलेशंस अमेंडिंग प्रोसीजर, एंड देयर वाज अ प्रोविजन रिगार्डिंग द सेपरेट स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब नहीं है. एंड देन रिलेशन बिटवीन द जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव में के बारे में आपको सब बताया गया है. इज इट क्लियर? सो और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, और इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है. इज़ इट क्लियर? तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. नाउ फंडामेंटल राइट्स, एवरीबडी नोज कि जो ये सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिली हुई हैं. नाउ दिस फंडामेंटल राइट, इट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 12. इट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 32. इज़ इट क्लियर? तो यहाँ आपकी फंडामेंटल राइट्स दी गई हैं. तो फंडामेंटल राइट्स ये सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं है. सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस. इज़ इट क्लियर? सो सबसे फर्स्ट हमारी जो फंडामेंटल राइट है वो किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वलिटी, जो कि सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 18 में आपको दिया गया है. सो इसमें वो क्या कह रहा है राइट टू इक्वलिटी में, कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इज़ इट क्लियर? It will not deny the equal protection of law within the territory of India. Now ये सेक्शन 14 था कि there must be equality. 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कि there must be equality. 15 आपको कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ. इज़ इट क्लियर? कि वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. सेक्शन आर्टिकल 16 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 16 आपको बोलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन फॉर द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इज़ इट क्लियर? आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट. इट टॉक्स अबाउट दी अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए. देन आर्टिकल 18 इट टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल्स. इज़ इट क्लियर? सो अब ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया कि 14 इक्वालिटी की बात करता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन की, 16 डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट में बात करता है, 17 अनटचेबिलिटी, एंड आर्टिकल 18 किसके रिगार्डिंग बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करेगा. इज़ इट क्लियर? सो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्रिंसिपल. क्या है लीगल प्रिंसिपल? स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? A was not admitted by a medical college on the ground of his physical appearance. A was not admitted by a medical college on the ground of his physical appearance. A challenges this decision in the court. Decide. Is it clear? अब क्या नाउ सी, क्या किसी स्टूडेंट को आप फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं दोगे? कहाँ पे ये लिखा है ऐसा है कि कहीं अगर मेडिकल कॉलेज में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है बट उसको सिर्फ उसकी एडमिशन इस वजह से नहीं है, फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से. सो जो चैलेंज था ये जो चैलेंज था, इट वाज मेड अ चैलेंज इन बिफोर द कोर्ट. तो अब कोर्ट इसमें क्या कहेंगे? क्या ए सक्सीड होगा और ही विल नॉट सक्सीड फॉर हिज चैलेंज.
So let us see the options. A will not succeed as college has the power to make their rules. Is it clear? No doubt कि कोर्ट कॉलेज के पास पावर है कि वो अपने रूल्स बनाए, बट दैट रूल्स मस्ट बी रीजनेबल. इज इट क्लियर? वहाँ पे अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस. इज इट क्लियर? सो ये वॉलेटिव है आर्टिकल 14 जो इन्होंने यहाँ पे किया है. सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए विल सक्सीड एज हिज डिसीजन इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ. इज इट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि जो ए है वो सक्सीड करेगा अपनी डिसीजन में क्योंकि ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का के अगेंस्ट है. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, सॉरी पहले क्या है आपका राइट टू फ्रीडम है यहाँ पे. तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 में बात करता है. देखो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इक्वालिटी की बात कर रहे थे वो. नाउ राइट टू फ्रीडम दैट इज़ आर्टिकल 19 to आर्टिकल 22. तो आर्टिकल 19 में क्या है, सिटीजन्स को कुछ राइट्स दी गई हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अब नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की यू हैव राइट टू एक्सप्रेस, यू हैव राइट टू स्पीक. इज़ इट क्लियर? सो अगर आपकी ये कोई राइट वायलेट कर रहा है आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो. तो अब इसमें क्या है कि जैसे आपके आर्टिकल 19 में आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस, सेटलमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. इज इट क्लियर? ये आपकी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं. So earlier there was a right to property was also there under article 19. लेकिन अब वो जो right to property है उसको omit कर दिया है और इसको एक separate topic बना दिया. Is it clear? That is a constitutional right. Now article 20 आपकी क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की इट प्रोहिबिट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. आर्टिकल 20 जो है आपका वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में बात करता है कि उसको प्रोहिबिट करना है. सो वो क्या कहता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी अक्यूज्ड को वो कंपेल नहीं किया जाएगा टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. इज इट क्लियर? कि विटनेस अगेंस्ट दी हिमसेल्फ. सो इट डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ दी ऑफेंसेस. तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी, कॉरपोरेशंस भी, दे आर अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम्स. सो प्रोविज़न है जो आर्टिकल 20 की वो उनकी राइट्स को सेफ गार्ड करते हैं. इज इट क्लियर? नाउ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दी आर्टिकल 20 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में, डबल जियोपैरिडी के बारे में भी बात किया जाता है. डबल जियोपैरिडी मीन्स नो वन कैन बी, किसी को भी हम दो बार सेम ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? डबल जियोपैरिडी. वन इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अदर इज डबल जियोपैरिडी. नो मैन एंड थर्ड इज नो मैन इज बाउंड टू अक्यूज हिमसेल्फ. इज इट क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल 20 कहता है. नाउ आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट the person cannot be deprived of his life or personal liberty. Is it clear? Person cannot be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by the law. Article 22 क्या कहते हैं ना? आर्टिकल 22 आपकी बात करता है रिगार्डिंग दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस. इज इट क्लियर? तो आर्टिकल 22 इट टॉक्स अबाउट दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन कि किसी भी पर्सन को हम अरेस्ट नहीं करेंगे, सॉरी जो किसी भी पर्सन जो अरेस्ट है उसको डिटेन नहीं करेंगे कस्टडी में. वो अगर उसको आपको डिटेन करना है कस्टडी में तो यू हैव टू इन्फॉर्म दी ग्राउंड्स उसको कि किस ग्राउंड्स पे उनको अरेस्ट किया गया है, और उसके उनको ये भी बताओगे कि उनके पास राइट है कि दे कैन डिफेंड देमसेल्फ बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस. इज इट क्लियर? तो अब मैं ये रिपीट कर रही हूँ. आर्टिकल 19 में आपकी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं जो कि सिटीजन्स को दी गई हैं. आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट दी सेल्फ इंक्रिमिनेशन जिसमें कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में भी बात की गई है आपकी. एंड देन इट टॉक्स अबाउट डबल जियोपैरिडी. सो तीन चीज़ें आर्टिकल 20 में. वन इज़ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड डबल जियोपैरिडी एंड थर्ड इज़ दी सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो लेट अस सी दी. और आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ को आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है. और आर्टिकल 22 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जो पर्सनस को अरेस्ट और डिटेन किया गया है. नाउ
व्हाट इज़ द देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या प्रिंसिपल क्या है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेजिडेंस, सेटलमेंट, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आर्टिकल 19 के बेस पे ये क्वेश्चन है। नाउ फैक्ट्स क्या है? हरीश वॉन्ट्स टू ओपन अ रेस्टोरेंट। इज इट क्लियर कि हरीश को एक रेस्टोरेंट खोलना था, बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनको ये परमिशन नहीं दी है। अब हरीश ने ये चैलेंज, जो म्यूनिसिपैलिटी ने उनको डिनाई किया था, उन्होंने ये चैलेंज किया है कोर्ट में। डिसाइड क्या अब म्यूनिसिपैलिटी लाइबल होगी या नहीं होगी। देखो अब यहाँ पे आर्टिकल 19 में आपको क्लियरली बताया है कि आप भी अगर आप कोई बिजनेस, अपना प्रोफेशन, ट्रेड कैरी करना चाहते हो तो उस पर आपके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता, आपको नहीं रोक सकता। नाउ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि जो आर्टिकल 19 है वो एब्सोल्यूट नहीं है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्टिकल 19, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कि परमिशन ना दे, किसी को कोई पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा था, तो उस वजह से हरीश ने ये चैलेंज किया म्यूनिसिपैलिटी का, कोर्ट में डिसाइड करो। सो पहला ऑप्शन क्या है? हरीश विल सक्सीड एज म्यूनिसिपैलिटीज डिसीजन वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस। सेकेंड, हरीश विल नॉट सक्सीड एज म्यूनिसिपैलिटी इज द रोल पावर टू गिव द परमिशन और नॉट, नन ऑफ द अबव। नो डाउट, अब देखो अगर सेकेंड ऑप्शन आप देख रहे हो, सेकेंड ऑप्शन में नो डाउट कि म्यूनिसिपैलिटी के पास पावर है कि वो परमिशन दे या ना दे, बट अगर उनके पास रीज़न होना चाहिए कि वाई दे आर डिनाइंग दी परमिशन, क्यों नहीं उनको परमिशन दे रहे। इज इट क्लियर? सो आंसर आपका क्या आएगा? ए ऑप्शन विल बी द आंसर, दैट इज हरीश विल सक्सीड एज म्यूनिसिपैलिटीज डिसीजन वॉज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड और बिजनेस। इज इट क्लियर? तो ये वायलेटिव है आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डिनाई की थी परमिशन विदाउट एनी ग्राउंड दैट हरीश विल सक्सीड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का क्या है? आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल 23-24 किसके बारे में बात करते हैं? इट टॉक्स अबाउट कि आपका जो ये ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स को प्रोहिबिट करते हैं। फोर्स्ड लेबर सच एज बेगार, ठीक है, तो इनको ये प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये इलीगल ट्रेड है ह्यूमन बींग्स में फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, प्रोस्टिट्यूशन और फोर्स्ड लेबर। तो आर्टिकल 23 आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है और प्रोहिबिट, आर्टिकल 23 क्या प्रोहिबिट करता है? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग। नाउ आर्टिकल 24 क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? वो एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है किनमें? जो बच्चे को एम्प्लॉय कर लेते हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, वो भी अगर किसी बच्चे को आपने फैक्ट्री में एम्प्लॉय किया है, माइन में एम्प्लॉय किया है, हैजर्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्क आ गया, रेलवे आ गया, बट वो ठीक है, तो इनके लिए बच्चों को प्रोहिबिट करते हैं कि इस तरह के काम में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है, बट इट डज़ नॉट प्रोहिबिट एनी हार्मलेस वर्क। क्लियर? तो देखिए अब आर्टिकल 23 के बेस पे क्या क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने, प्रिंसिपल देखिए, आर्टिकल 23 and 24 सीक्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन थ्रू ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, बेगार एंड अदर फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ सी दी फैक्ट्स। A, he was engaged in the business of supplying girls to other foreign countries for prostitution. Is it clear? A क्या काम कर रहे थे कि वो गर्ल्स सप्लाई कर रहे थे बिजनेस पर्पस के लिए दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में फॉर प्रोस्टिट्यूशन। नाउ पुलिस ने उनके ऑफिस में रेड मारी एंड ही वॉज चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। डिसाइड करो, ठीक है। तो ना भी आप देखो कि जो ए है, ए का एक्ट वैलिड है? बिल्कुल भी, इट इज़ इलीगल। वो गर्ल्स को सप्लाई कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए, तो ये इटसेल्फ इट इज़ एन इलीगल। तो इसलिए आपको एक ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि जब ये काम इलीगल है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और आर्टिकल 23-24 उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इज इट क्लियर? इट इज़ आइदर ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग, बेगार, या कोई भी फोर्स्ड, या फिर क्या कहते हैं कि बच्चों को फैक्ट्रीज हाजिडियस वर्क में इन्वॉल्व नहीं करना, उनको प्रोहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है कि ए गिल्टी है क्योंकि उन्होंने क्या यूज़ किया,
की है, ही इज़ एक्सरसाइजिंग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग द गर्ल्स. इज इट क्लियर? सो देखिए आप ऑप्शंस. ए इज़ इनोसेंट एज ही हैज़ फ्रीडम टू डू एनी ट्रेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. नो डाउट ही हैज़ फ्रीडम टू कैरी ऑन एनी ट्रेड अंडर आर्टिकल 19, लेकिन दैट शुड बी अ लॉफुल ट्रेड, दैट शुड बी अ वैलिड ट्रेड. इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या इलीगल ट्रेड है, सो आपका ऑप्शन ए नहीं आएगा. सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए इज़ गिल्टी एज ही कैन नॉट यूज हिज फ्रीडम टू एक्सप्लॉइट सम अदर पर्सनस ऑफ द सोसाइटी. तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि वो अपने ही कैन नॉट यूज़ द फ्रीडम, सो इट इज़ अगेंस्ट दी इट. आर्टिकल 23-24 है, वो आपका प्रोहिबिट करते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. इज इट क्लियर? सो आंसर इज बी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. मैं आपको ये जस्ट ब्रीफ में बता रही हूँ कि आर्टिकल 25 क्या है. आर्टिकल 25 से 28 देखो क्या डील कर रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो आर्टिकल 25 है जो वो किसके बारे में बात करता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. इट मीन्स आर्टिकल 25 कौन सी फ्रीडम दे रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट ऑल रिलीजन्स. लेकिन ये जो अगेन this right is not absolute, it is restricted to, it is subject to public order, morality and health. is it clear? तो ये जो आर्टिकल 25 में फ्रीडम्स दी गई है, इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी. ये जो आर्टिकल है ये प्रोविज़न आपको प्रोविज़न दे रहा है, स्टेट कैन मेक दी लॉज. ठीक है, स्टेट इसके रिगार्डिंग लॉज बना सकते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल सिख पीपल हैं, सिख, ठीक है, वो दे बिलीव in wearing and carrying the kirpan that shall be considered as included in the profession of Sikh religion. Is it clear? तो ये आपका आर्टिकल 25 था. आर्टिकल 26 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन उनके पास राइट है. अगेन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर. सो दे हैव राइट टू फॉर्म एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंटेंट्स. सेकेंड, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन. थर्ड, राइट टू एक्वायर इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ. इज इट क्लियर? नाउ आर्टिकल 27 क्या कहता है, आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू payment of taxes for promotion of any particular religion. See, it means it says कि there can be no taxes, कोई taxes नहीं होंगे जिसका प्रोसीड्स डायरेक्टली किसके लिए यूज़ हुआ है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए यूज़ हो रहा है. आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन दी सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आर्टिकल 28 उन्हें परमिट करता है कि दे आर मेंटेन्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप टू डिसएमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस. स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एज सच नहीं प्रोवाइड की जाएंगी. जो अगर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिन्हों को स्टेट ने एडमिनिस्टर किया है बट दे वर इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट हो सकती हैं. इज इट क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल 28 था. इज इट क्लियर? सो आर्टिकल 25 किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. एंड 28 इट टॉक्स अबाउट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो प्रिंसिपल देखिए अब आप इसका, Constitution lays down that all the persons, not only citizen of India, are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess any religion of his choice. Is it clear? Now see facts. A who belongs to religion X wants to open a preaching center near his residence. Is it clear? बट स्टेट है, स्टेट ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया है. स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उनको परमिशन नहीं दी. किस ग्राउंड पे, कि जो ए है, ए वॉज रिजाइडिंग इन एन एरिया थिकली पॉपुलेटेड बाय पीपल ऑफ रिलीजन जेड. सो ए स्यूज फॉर स्टेट इन दी कोर्ट. डिसाइड क्या ए सक्सीड होगा. सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए विल सक्सीड एज स्टेट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स टू प्रोफेस एंड एक्सपेंड हिज रिलीजन.
इज इट क्लियर? अब देखो आर्टिकल 25 से 28 आपकी क्या राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं? राइट टू प्रोफेस रिलीजन. सो स्टेट इन द गिवन क्वेश्चन, स्टेट कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पेटिशनर, सस्पेंड हिज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब यहाँ पे पहला ऑप्शन ए विल नॉट सक्सीड, तो ये नहीं है, ही विल सक्सीड. ही एक ऑप्शन आपका आंसर सेकंड आएगा, ए विल सक्सीड एज स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट हिज फंडामेंटल राइट्स टू प्रोफेस एंड एक्सपैंड हिज रिलीजन. इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे गिवन फैक्ट्स क्या है कि वो उन्हें प्रीचिंग सेंटर खोलना था अपने घर के पास, बट स्टेट ने उन्हें परमिशन नहीं दी, क्योंकि जो ए है वो कहाँ पे रह रहा है, कौन से एरिया में, जो कि थिकली पॉपुलेटेड बाय द पीपल ऑफ रिलीजन. तो ये कोई ग्राउंड नहीं है. इज इट क्लियर? सो दिस वॉज रिगार्डिंग योर आर्टिकल 25 टू 28. नाउ नेक्स्ट आपका जो आ गया है दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें आपके आर्टिकल आ जाते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. इज इट क्लियर? तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 आपका क्या बात करता है? आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी सिटीज़न है या सेक्शन ऑफ सिटीज़न जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, स्क्रिप्ट डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, दे हैव राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर. सो देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन वुड बी डन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम. इज इट क्लियर? तो ये आपका आर्टिकल 29 जो कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. नाउ आर्टिकल 30 क्या कहता है कि आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट कि जो स्टेट है वो शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड ग्रांट कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे. किस ग्राउंड पे? कि इट इज़ कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये माइनॉरिटी ने इस्टेब्लिश किया है, वेदर इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज. क्लियर? आर्टिकल 29 एंड 30. तो लेट अस सी प्रिंसिपल. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5. ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. सो अब जो मोहम्मद यूसुफ है, फैक्ट्स देखो, मोहम्मद यूसुफ है, इनको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना है कि जिस वजह से वो जो पुअर लोग हैं जो अपनी फ़ी नहीं पे कर पा रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए और उस कम्युनिटी के बच्चों को एजुकेट करने के लिए. नाउ यूसुफ है, ही इज़ अ वेरी रिच मैन. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस के रिगार्डिंग कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं ओपन कर सकते. अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई किया कि उनको एक परमिशन दी जाए एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने के लिए, बट अगेन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी. किस ग्राउंड पे? रीज़न क्या दिया उन्होंने कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो कम्युनल टेंशन क्रिएट करेगी इन द प्रपोज्ड एरिया. सो यूसुफ नाउ ही हैज़ टेकन एक्शन. व्हाट रेमेडी यूसुफ हैज़? इज इट यूसुफ के हैज़ रेमेडी क्या है? क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते. अब यहाँ पे देखो 29 और 30 के आर्टिकल के अंडर उनकी राइट्स, उनकी फ्रीडम वायलेट हो रही है. इज इट क्लियर? तो ही हैज़ अ राइट टू फाइल रिट पिटीशन. इज इट क्लियर? सी ऑप्शंस देखो, ही शुड फाइल अ सिविल सूट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सेकेंड, ही शुड फाइल अ स्पेशली पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. ही हैज़ नो रेमेडी अंडर द लॉ. ही शुड फाइल अ रिटन स्टेटमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. इज इट क्लियर? तो अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रही हैं, आप कहाँ पे रिट पिटिशन फाइल करते हो? आर्टिकल 32 में के अंडर. इज इट क्लियर? जहाँ पे कि आपको 5 रिट्स दी गई हैं, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्चॉररी. तो अब यहाँ पे क्या है कि वो क्या है, अब उनकी राइट वायलेट हो रही है आर्टिकल 29, 30 के अंडर. सो ही कैन फाइल अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32. तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? ही शुड फाइल अ सिविल सूट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नहीं. He should file a specially petition. No. He has no remedy. He has a remedy under the law. Is it clear? So option आपका आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा. That is, he should file a written petition before Supreme Court or High Court under Article 32. Is it clear? So guys, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. प्रिंसिपल क्या है आपके यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है एंड ऑल द लॉज इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर वॉइड. इसे क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम है और जो भी लॉज हैं इनके वायलेशन में तो वो लॉज वॉइड होंगे. सेकेंड क्या है? अ क्लाइंट कैन एक्सरसाइज हिज फंडामेंटल राइट
टू हैव अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ये मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 22 में, प्रोवाइडेड दैट अ पर्टिकुलर लॉयर इज इन अ पोजीशन टू डिफेंड हिम। तो यहाँ पे आपको दो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है और जितने भी लॉज अगर उनके वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वो लॉज वॉइड होंगे। सेकेंड क्या है कि क्लाइंट है ही कैन एक्सरसाइज हिज फंडामेंटल राइट टू हैव अ लॉयर ऑफ हिज इन चॉइस। सो प्रोवाइडेड क्या है कि जो पर्टिकुलर लॉयर जिसको वो हायर कर रहे हैं वो उस पोजीशन में है कि उसको डिफेंड कर सके। नाउ लुक एट द फैक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन है जो कंट्री का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एक्स confers upon its citizen fundamental right to be represented by a lawyer of their choice in the criminal proceedings। इस इसलिए आर्टिकल 22 में आपको जो दिया गया है। तो सिटीज़न है एक गया राम, ही इज़ अक्यूज ऑफ द क्राइम। उन्होंने एक फेमस क्रिमिनल लॉयर को इंगेज किया तनेजा कि उसको डिफेंड करें गया राम को। नाउ वन डे बिफोर द ट्रायल वॉज टू बिगिन, तनेजाज हाउस, तनेजा के घर को पे रेड हो गई है। इज इट क्लियर? इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने रेड डाल दी एंड ही वॉज डिटेन्ड बाय देम इन दैट कनेक्शन। नाउ गयाराम ने एक पिटीशन मूव की कोर्ट में कि he was entitled to be represented by Taneja, therefore the letter should be released so as to enable him to argue the formal case। Is it clear? ना अब देखो यहाँ पे देखो अगेन मैं आपसे ये बोल रही हूँ, पहले प्रीवियस सेशंस में भी मैं आपको ये बात बोल चुकी हूँ कि जब भी आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो अपने प्रिंसिपल को ब्रेक करो, अगर ज़रूरत है पॉइंट वाइज फैक्ट को पॉइंट वाइज ब्रेक करो, देन सी कि जो आपके फैक्ट्स हैं कि आपके प्रिंसिपल से मैच कर रहे हैं, री एनालाइज करो, देन यू शुड गो टू योर आंसर। अब यहाँ पे मैं रिपीट कर रही हूँ फैक्ट्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंट्री का वो अपने सिटीजन्स पे फंडामेंटल राइट दे रहा है, अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दे रहा है कि उनके पास चॉइस है, अपने आप लॉयर वो हायर कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अपनी मर्जी का। तो एक सिटीज़न जिसने क्राइम कमिट किया था, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, तो उन्होंने एक फेमस क्रिमिनल लॉयर तनेजा को डिफेंड किया था। एक दिन पहले जब ट्रायल स्टार्ट होना था तनेजा के घर पे रेड इनकम टैक्स अथॉरिटी की रेड आ गई है एंड ही वॉज डिटेन्ड बाय देम इन दैट कनेक्शन। So जो गयाराम थे he moved a petition in the court that he was entitled to be represented by Taneja, so later should be released as to enable him to argue the former case। Now यहाँ पे क्या है, जब उस पर खुद पे ही वो उस पर रेड डल गया उसके घर में, वो खुद ही डिटेन हो गया, क्या ही इज़ इन अ पोजीशन टू डिफेंड हिम? क्या वो गयाराम को डिफेंड कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। Is it clear? So lawyer he is not a position to defend him, so Gayaram cannot exercise his right under Article 22। तो let us see the options क्या हैं। First option, Gayaram will succeed because his fundamental rights of लीगल रिप्रेजेंटेशन इज़ बीइंग वायलेटेड ड्यू टू डिटेंशन ऑफ द क्रिमिनल लॉयर। अब देखो क्रिमिनल लॉयर को क्यों डिटेन किया गया था? क्योंकि उसके घर पे रेड थी और उसके कनेक्शन में उसको डिटेन किया गया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, लॉयर इज़ not in a reasonable position to defend him, so his petition would be rejected। Is it clear? Gayaram can hire any other lawyer means others are available। देखो no doubt he can hire any other lawyer, but यहाँ पे इतनी जल्दी हायर करना बहुत मुश्किल है। चलो अगर वो हायर भी करेगा देन ऑल्सो, सो अगर अब आप देखोगे बी और सी में से कौन सा ऑप्शन है, दैट विल बी बी विल बी योर आंसर कि लॉयर ही इज़ नॉट इन अ रीजनेबल पोजीशन टू डिफेंड हिम, सो हिज पिटीशन वुड बी रिजेक्टेड। इज इट क्लियर गाइस? So in the next session I'll be continuing up with this legal reasoning. Thank you.